शिकी जवाब देता है कि वो अपना सब कुछ देगा और टेस्ट पास करके रहेगा। तभी नाइटो एक और नियम बताता है और 2 छोटी गेंदें निकालता है जो उसकी गेंद से भी छोटी होती हैं। वह कहता है कि जब छात्र अकादमी में यह परीक्षा देने आते हैं तो उन्हें अपने साथ एक गेंद रखनी होती है और फिर अचानक उन्हें प्रतिबंधित इलाके में फेंक देता है। छात्रों को लगता है कि सिर्फ 2 गेंदें हैं तो अब इनके लिए लड़ाई होगी, लेकिन नाइटो बताता है कि उन्हें टीम में बांटा जाएगा। पहली टीम में जिनके साथ शिकी और एक डरपोक गुलाबी बालों वाली लड़की होमर होती है। दूसरी टीम में इकारी नाम का अपराधी और बेवकूफ सा जुजी है और तीसरी टीम में घबराया हुआ रोकू और आत्मविश्वासी क्विना होते हैं। नाइटो तीनों टीमों से कहता है कि वह 15 मिनट बाद अंदर आएगा ताकि उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए आगे बढ़ने का, लेकिन शिकी उसे रोक कर कहता है कि वो उस अजीब नकाब वाले के साथ टीम नहीं बनाना चाहता। नाइटो साफ कह देता है कि अगर टीम में काम नहीं कर सकता तो सीधा बाहर हो जाएगा, इसलिए शिकी को अपनी बात वापस लेनी पड़ती है। इसके बाद होमर शांति से शिकी से अपना परिचय देती है और शिकी, जिसने कभी किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं की, तुरंत नर्वस हो जाता है। उसे अजीब सा महसूस होने लगता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट बनते हुए कहता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। ये सुनकर होमर और घबरा जाती है और कहती है कि इतनी जरूरत नहीं है, बस वो उसके रास्ते में ना आए। फिर वह जिन से बात करने जाती है, लेकिन जिन उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इससे होमर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वह रोने लगती है और माफी मांगने लगती है। ये देखकर शिकी गुस्सा हो जाता है और जिन पर चिल्लाने लगता है कि उसने लड़की को दुखी क्यों किया। फिर वह जल्दी से होमर को शांत करने जाता है और कहता है कि रोने से उसका प्यारा चेहरा खराब हो जाएगा। इसके बाद वो फिर से जिन को ताना मारता है, लेकिन जिन उसे बोलता है कि बेवजह सिंप बनना बंद कर। नाइटो बीच में आकर उनका झगड़ा रोक देता है और कहता है कि अंदर जाओ, उनके पास पूरा दिन नहीं है। जिन और शिकी तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं और थोड़ी देर बाद होमर भी उनके पीछे चली जाती है। अंदर जाते ही जिन पेड़ों पर कूदते हुए आगे बढ़ता है जैसे कोई निंजा हो और सोचता है कि अगर वह नाइटो को हरा दे तो उसे ग्रेजुएट होने का मौका मिलेगा और वह अपनी पसंद की टीम में जा सकेगा। वह इस मौके का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन से दोबारा लड़ना चाहता है। तभी अचानक शिकी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे सोच से बाहर निकाल देता है। जिन पूछता है कि उसे क्या हो गया है और शिकी कहता है कि वह साबित करेगा कि वह उससे ज्यादा ताकतवर है। जिन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और अपना मास्क हटाता है जिससे उसके मुंह के आसपास डरावने निशान दिखते हैं। शिकी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर बोलता है कि पुराने जख्म दिखाना कमजोरी है, पर जिन इस पर ध्यान नहीं देता। वह अपने दस्ताने हटाता है और दिखाता है कि उसका हाथ भी टाकों से भरा हुआ है। फिर वह एक टाका तोड़कर अपना खून निकालता है और उसे गोल आरी जैसा बना देता है। ये देखकर शिकी हैरान रह जाता है और मजाक में सोचता है कि यह तो चेनसॉ जैसा है। जिन उसे कहता है कि अगर डर रहा है तो भाग जा, लेकिन शिकी मना कर देता है और कहता है कि अगर अब भाग गया तो अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले पाएगा। यह सुनकर जिन थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर ठंडे अंदाज में कहता है कि वे दोनों कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। शिकी कहता है कि उसे समझना भी नहीं है और खुद का अंगूठा काटकर खून निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह अपनी ताकत को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता और घबरा जाता है। फिर मजबूरी में एक लकड़ी उठाकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि वह जिन के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन एक ही वार में पेड़ तक काट सकता है। उधर होमर उन्हें ढूंढ रही होती है, तभी उसे पेड़ों के गिरने की तेज आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और सोचने लगती है कि वह इस जगह के लायक ही नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शिकी ने उसे प्यारा कहा था, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगता है और वह उसे ढूंढने का फैसला करती है, बिना ये जाने कि वह एक गेंद के बहुत करीब है। वहीं दूसरी तरफ शिकी अब भी जिन से नंगे हाथों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। जिन अपनी चेनसॉ ताकत का पूरा इस्तेमाल भी नहीं करता, फिर भी आसानी से उसे हरा देता है। शिकी सोचता रहता है कि जिन अपनी ताकत को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर लेता है, और फिर उसे समझ आता है कि जिन की शक्ति उसकी शक्ति से अलग है। लेकिन इसी सोच में उसका ध्यान हट जाता है और जिन उसे एक ही घूंसे में गिरा देता है। शिकी ये सब देखकर अंदर से टूटने लगता है। जिन तय करता है कि हारने वाले को शांति से रोने दे, लेकिन जैसे ही वह उड़कर जाने लगता है, शिकी फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। गुस्से में जिन उसकी तरफ एक चेनसॉ फेंकता है और उसी वक्त होमर वहां पहुंच जाती है। उसे समझ भी नहीं आता कि वह सीधा खतरे के बीच में आ गई है। शिकी घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। खुद थोड़ा घायल भी हो जाता है। फिर भी वो तुरंत उठकर जिन से कहता है कि होमर से माफी मांगे, लेकिन जिन ठंडे अंदाज में बोलता है कि अगर वो इतने कमजोर हमले से मर जाती तो उसकी अपनी गलती होती। ये सुनकर शिकी गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी उसे होमर की आवाज सुनाई देती है, जो बार बार सॉरी बोल रही होती है, जैसे किसी ट्रांस में हो। शिकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो खून धीरे धीरे एक विशाल इंसान जैसे रूप में बदल जाता है और ये देखकर दोनों शॉक में आ जाते हैं।
होमर डरकर कहती है कि भाग जाओ, ये उसकी महिला टाइटन है जो उन्हें मार दी। इतना कहते ही वह विशाल आकृति जोर से जमीन पर गिरती है और शिकी मुश्किल से बच पाता है। दूसरी तरफ जिन बिना सोचे उस टाइटन से लड़ने कूद जाता है, लेकिन उसके चेनसॉ भी उस बड़े शरीर पर ज्यादा असर नहीं करते। शिकी होमर से पूछता है कि क्या वह इसे रोक नहीं सकती, लेकिन वह माफी मांगते हुए कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। ज्यादा खून बहने की वजह से वह बेहोश होकर गिर जाती है, तो शिकी उसे उठाकर दूर ले जाने की कोशिश करता है। तभी उसे समझ आता है कि वह टाइटन होमर की रक्षा कर रही है, और जिन भी सोच में पड़ जाता है कि क्या उसके खून की अपनी कोई सोच है। अचानक टाइटन खून उगलने लगती है। जिन तो बच जाता है, लेकिन शिकी सीधा उसका वार झेल लेता है। होमर रोते हुए उसे रुकने के लिए कहती है और दीदी बुलाती है। शिकी फिर भी उठ खड़ा होता है, और जब होमर उसे भागने को कहती है तो वह मना कर देता है। वह कहता है कि अगर वह उसकी मदद नहीं करेगा तो वह खून बहकर मर जाएगी, और वह अब किसी को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता। अचानक टाइटन इतनी जोर से गर्जना करती है कि उसकी आवाज जंगल के बाहर तक पहुंचती है। दूर पेड़ पर बैठा नाइटो सब देख रहा होता है और तय करता है कि वह अभी दखल नहीं देगा, बल्कि देखेगा कि शिकी और जिन इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। वापस लड़ाई में शिकी खुद को चोट देकर खून से हथियार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। टाइटन उस पर हमला करती है, वह बच जाता है, लेकिन फिर वह पत्थर उठाकर उस पर फेंक देती है। एक जोरदार वार लगता है और शिकी दूर जा गिरता है। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि वह कितना कमजोर है। वह कभी पहले नहीं हारा, लेकिन अब खुद को बेकार सा महसूस करता है और रोने लगता है। तभी जिन वापस आता है और कहता है कि अगर ऐसे ही रोना है तो घर चला जा। शिकी गुस्से में कहता है कि वो रो नहीं रहा, बस आंखों से पसीना आ रहा है, लेकिन जिन उसके मजाक में नहीं पड़ता। वह अपने घाव फिर से खोलता है और इस बार दोनों हाथों पर अलग अलग तरह के चेनसॉ बना लेता है। दर्द में होने के बावजूद वह लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूर से नाइटो ये देखकर प्रभावित होता है और समझाता है कि ओनी का खून कुछ भी बना सकता है, लेकिन वह उनके अनुभव, पसंद और पिछले दर्द पर निर्भर करता है। उधर जिन अपने चेनसॉ से ऊपर चढ़ते हुए टाइटन पे हमला करता है और उसकी गर्दन पे वार करता है, जैसे लेवी एकरमैन करता है, लेकिन टाइटन खुद को बचाने के लिए अपना हाथ कुर्बान कर देती है। ये देखकर शिकी सोचने लगता है कि वह क्यों हथियार नहीं बना पा रहा। फिर उसे समझ आता है कि हर किसी की ताकत उनकी अपनी सोच और पसंद से जुड़ी है। जिन काटने वाले हथियार बनाता है, होमर का टाइटन से रिश्ता है और उसे खुद बंदूकें पसंद है। तभी उसे क्लिक होता है कि वह अपनी ताकत कैसे इस्तेमाल करे। इधर जिन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि टाइटन जोर से गर्जना करती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि अब वो मर जाएगा और नाइटो भी हस्तक्षेप करने को तैयार हो जाता है। तभी शिकी आगे आता है और कहता है कि अब वह लड़ेगा। वह अपने हाथ से एक ग्रेनेड लॉन्चर बनाता है और टाइटन पर निशाना साधता है। नाइटो ये देखकर प्रभावित हो जाता है कि शिकी ने आखिर अपनी ताकत समझ ली। शिकी उत्साहित होकर अपना नया हथियार इस्तेमाल करता है, टाइटन के हमले से बचता है और एक ग्रेनेड दाग देता है जो सीधे उसे उड़ा देता है। ये देखकर जिन और नाइटो दोनों हैरान रह जाते हैं। महिला टाइटन धीरे धीरे गायब होने लगती है क्योंकि उसके टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं और होमर बेहोश हो जाती है। उसी समय जिन अभी भी शिकी की ताकत देखकर हैरान होता है, तभी अचानक खून की बारिश होने लगती है। लेकिन असल में वो बस शिकी के हमले से हवा में उड़ा हुआ खून था, जो कुछ ही देर में सामान्य बारिश में बदल जाता है। जिनको समझ आता है कि शिकी का हमला इतना ताकतवर था कि उसने ना सिर्फ टाइटन को खत्म किया बल्कि मौसम तक बदल दिया। लेकिन शिकी को इस सब से कोई मतलब नहीं है। वह बस होमर की तरफ बढ़ता है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तभी उसकी नजर धुंधली हो जाती है और वह हिल भी नहीं पाता, सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त नाइटो वहां पहुंचता है और बताता है कि उसने बहुत ज्यादा खून इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची। शिकी कहता है कि वह अभी भी चल सकता है और किसी तरह खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड में ही फिर गिर जाता है। नाइटो उसे डांटता है कि उसे अपनी ताकत कंट्रोल करना भी नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर वो मानता है कि शिकी की शक्ति बहुत खतरनाक लेवल की है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसे ही खून खर्च करता रहा तो मर भी सकता है। ये सुनकर शिकी खुद की बजाय होमर की चिंता करने लगता है और नाइटो से कहता है कि पहले उसे चेक करें क्योंकि उसने भी बहुत खून खोया है। नाइटो को हैरानी होती है कि इतनी हालत में भी शिकी किसी और के बारे में सोच रहा है। वह मदद करने ही वाला होता है कि तभी जिन अचानक उस पर हमला कर देता है। नाइटो तुरंत रिएक्ट करके हमले को रोक लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। जिन कहता है कि हारने वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाइटो उससे पूछता है कि अगर होमर इलाज ना मिलने से मर गई तो? जिन ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर नाइटो को गुस्सा आता है और वो साफ कहता है कि उसे जिन जैसे स्वार्थी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस पूछता है कि अगर वो नाइटो को हरा दे तो क्या वो ग्रेजुएट हो जाएगा। नाइटो हाँ कह देता है और बस इतना सुनते ही जिन उस पर पूरी ताकत से हमला कर देता है। नाइटो अपनी छतरी से उसके चेनसॉ हमलों को रोकता है,
क्योंकि वो बहुत मजबूत मटेरियल की बनी होती है। फिर वो एक बटन दबाकर धुआं छोड़ता है। जिन सोचता है कि वो कोई ट्रिक कर रहा है और जैसे ही मौका मिलेगा हमला करेगा, लेकिन अगले ही पल उसे गोलियां लगती हैं। वह तुरंत पेड़ के पीछे छिप जाता है और नाइटो अपनी छतरी से रबर बुलेट्स चलाता रहता है, ये कहते हुए कि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन बहुत दर्द देंगी। वह जानबूझकर जिनके पहले से घायल हाथ को निशाना बनाता है। जिन समझ जाता है कि नाइटो दूरी बनाकर लड़ना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिन सिर्फ नजदीक से ही लड़ सकता है। लेकिन जिनके पास भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो अचानक बाहर निकलता है। गोलियों से बचते हुए कुछ उड़ने वाले ब्लेड फेंकता है। नाइटो उन्हें आसानी से बचा लेता है, लेकिन ये देखकर हैरान होता है कि जिन के पास लंबी दूरी के लिए भी प्लान है। जिन लगातार हमला करता है और अचानक हवा में उसके पीछे आ जाता है। सोचता है अब नाइटो नहीं बच पाएगा, लेकिन नाइटो उस पर एक बम फेंक देता है, जिससे जिन घबरा जाता है। बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ स्मोक बम था। जिन सोचता है कि अब नाइटो फिर से दूर से हमला करेगा, लेकिन वह अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि नाइटो पीछे से आकर उसे जोरदार घूंसा मार देता है। नाइटो उसे समझाता है कि लड़ाई में अपनी चालों लेकर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, वरना अचानक हमलों के लिए खुला रह जाता है। जिन अब काफी घायल हो चुका होता है और खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी लड़ने की कोशिश करता है। नाइटो अपनी छतरी को पलटकर एक पिंजरे जैसा बना देता है और उसे उसमें फंसा देता है। जिन बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है, तभी नाइटो उससे पूछता है कि क्या वह अपने पिता से मिलने के लिए इतना बेताब है। ये सुनकर जिन अचानक चुप हो जाता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता। नाइटो बताता है कि उसने उसकी फाइल देखी थी और उसे पता है कि उसका पिता एक मोमोतारो है। ये सुनकर जिन के अंदर गुस्सा भर जाता है और वह मानता है कि उसका पिता ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत था। उसने उसके परिवार को मार दिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किए, जिससे उसके शरीर पर ये सारे निशान आए। जिन याद करता है कि उसने कैसे नफरत और दर्द में जीकर खुद को जिंदा रखा, और वह कसम खाता है कि एक दिन वह अपने पिता को खुद मारेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। गुस्से में उसे अचानक एक पावर बूस्ट मिलता है और वो पिंजरा तोड़ देता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही नाइटो उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसे बेवकूफ बच्चा कहता है। वह समझाता है कि अगर वह अपने सपने के पीछे भागते भागते मर गया तो वह कभी उसे पूरा नहीं कर पाएगा। उसे जिंदा रहना होगा, चाहे इसके लिए हार और बेइज्जती ही क्यों ना झेल पड़े। आखिरकार जिन शांत हो जाता है और लड़ाई बंद कर देता है। इसके बाद नाइटो स्कूल को कॉल करता है और नर्स को बुलाता है, क्योंकि यहाँ 2 घायल स्टूडेंट्स को तुरंत इलाज की जरूरत है। नाइटो स्कूल को बता देता है कि होमर को ज्यादा खून बहने की वजह से इस टेस्ट से बाहर कर दिया गया है और जिन को भी पकड़कर बांध दिया गया है। दूसरी तरफ शिकी किसी तरह अभी भी खड़ा है। नाइटो उसे बताता है कि उसके पास टाइम खत्म होने से पहले सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। उसके हाथ में एक गेंद होती है और वो कहता है कि या तो वो उससे ये गेंद छीन ले या फिर बाकी बची गेंद ढूंढकर 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच जाए। शिकी को ये बिल्कुल फेयर नहीं लगता, लेकिन उसके पास नियम मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नाइटो तुरंत भाग जाता है और शिकी उसके पीछे जाता है, ये देखने के लिए कि वो क्या करने वाला है। उधर जिन पेड़ से बंधा चुपचाप बैठा होता है, तभी शिकी झाड़ियों से निकलकर उसके पास आता है। वह कहता है कि वो उसे आजाद कर देगा, लेकिन बदले में उसे उसके साथ टीम बनानी होगी। जिन ये सुनकर हैरान हो जाता है। शिकी समझाता है कि अकेले कोई भी नाइटो को नहीं हरा सकता, लेकिन साथ में कोशिश करेंगे तो मौका बन सकता है। जिन मना कर देता है और कहता है कि किसी बेवकूफ से मदद लेना उसके गर्व के खिलाफ है। शिकी इस बात पर बहस नहीं करता, बस उससे पूछता है कि क्या उसका घमंड उसके लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे बैठे रह से कुछ हासिल नहीं होगा। जब जिन पूछता है कि उसे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो शिकी बताता है कि उसका पिता भी मोमोतारो था। यह सुनकर जिन चौंक जाता है। फिर शिकी थोड़ा नारुतो वाला डायलॉग मारता है कि वे दोनों एक जैसे हैं। इसी बीच नाइटो शिकी को ढूंढ रहा होता है और उसे शक हो जाता है कि वह वापस जिन के पास गया है। तभी वो देखता है कि शिकी जिन को लेकर भाग रहा है और वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ता है। जैसे ही नाइटो आता है, शिकी रुककर कहता है कि उसका टाइम खत्म होने वाला है और वह गेम दिखाकर उसे उकसाता है। अंदर ही अंदर वह जिन को कोस रहा होता है, क्योंकि वो मदद करने के बाद भी लीड लेना चाहता था। तभी जिन ऊपर से नाइटो पर कूदता है और गेंद पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाइटो आसानी से बच जाता है। लेकिन ये बस एक ट्रिक थी। असली चाल में जिन रस्सी से बंधा पत्थर नाइटो पर फेंकता है। रस्सी उसके चारों तरफ लिपट जाती है और शिकी दूसरी तरफ से पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उसे खींचने लगते हैं, लेकिन नाइटो अपनी ताकत से खुद को संभाल लेता है। फिर अचानक जिन एक ब्लेड फेंकता है, जिससे नाइटो को बचना पड़ता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बस इतना मौका काफी होता है। शिकी दौड़कर उसके हाथ से गेंद छीन लेता है। गेंद जिन के पास चली जाती है। नाइटो सोचता है कि अब दोनों आपस में लड़ेंगे और वह मौका देखकर गेंद वापस ले लेगा, लेकिन उसे झटका लगता है जब शिकी जिन से कहता है कि वह गेंद लेकर भाग जाए। जिन भागना शुरू करता है और शिकी उसे चीयर करता रहता है।
तभी नाइटो उसे याद दिलाता है कि जो भी गेंद लेकर स्कूल पहुंचेगा वही पास होगा, और इस हिसाब से तो सिर्फ जिन पास होगा। ये सुनकर शिकी शॉक हो जाता है और नाइटो समझ जाता है कि वो बिना सोचे फैसले लेने वाला बंदा है। शिक तुरंत पछताने लगता है और जिन को वापस बुलाता है, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुका होता है। जिन को लगता है कि वो आराम से टाइम पे पहुंच जाएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यह सब शिकी की मदद के बिना मुमकिन नहीं था और वो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता। वो वापस मुड़ता है और शिकी की तरफ दौड़ता है। शिकी हैरान होकर मजाक में पूछता है कि क्या वो जोरो की तरह रास्ता भूल गया। जिन उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी जीत का क्रेडिट किसी बेवकूफ को नहीं देना चाहता। फिर वो शिकी से कहता है कि वह खुद गेंद लेकर अकादमी चला जाए, लेकिन जैसे ही दोनों पास आते हैं एक छोटा सा गुलाबी जीव तेज रफ्तार से उनके बीच आकर रुक जाता है। नाइटो तुरंत टेस्ट रोक देता है और बताता है कि ये उनका स्पीड कुरियर पेटमुकू है और इसे सिर्फ इमरजेंसी में भेजाता है। वो उसके पीछे लगे रेडियो को ऑन करता है और पता चलता है कि क्योटो ब्रांच पर मोमोतारो एजेंसी ने हमला कर दिया है और तुरंत बैकअप चाहिए। बाहर बाकी छात्र इंतजार कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि शिकी और बाकी सब फेल हो गए क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी नाइटो शिकी और जिन के साथ वापस आता है और सबको बताता है कि अब टेस्ट नहीं होगा, उन्हें तुरंत क्योटो जाना है क्योंकि वहां हालत खराब है। सब लोग जल्दी से एक नाव में बैठते हैं और क्योटो की तरफ निकल जाते हैं। कुछ छात्र एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें असली लड़ाई देखने को मिलेगी, तो कुछ लोग टेंशन में होते हैं कि इतनी जल्दी असली बैटल में जाना सही है या नहीं। नाइटो उन्हें साफ बता देता है कि उन्हें खुद लड़ाई नहीं करनी है, बस असली फाइटर्स को सपोर्ट देना है। कुछ ही देर में वे क्योटो पहुंच जाते हैं और नाइटो उन्हें एक मशहूर मंदिर के पास ले जाता है, ये कहते हुए कि ओनी एजेंसी का बेस इसके ठीक नीचे है। फिर वह उन्हें एक साधारण से दिखने वाले छोटे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां एक डरावनी सी बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है। जब वे अंदर मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वही बूढ़ी औरत एक छुपी हुई सीढ़ी खोलती है जो नीचे बेस तक जाती है। दूसरी तरफ मोमोतारो एजेंसी का कप्तान तुजुबाकरी अभी ओनी की एक टीम को खत्म करता है। वह उन्हें इंसान नहीं मगर मच्छरों जैसा कहता है। उसका सब कैप्टन योमोगी उसे डांटती है कि उसने फिर से सब कुछ गंदा कर दिया है और अब साफ करना पड़ेगा, लेकिन तुजुबाकरी को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसे ऐसे दुश्मनों को देखकर गुस्सा आ जाता है। वह तो ये भी कहता है कि काश उन्हें किसी महिला ओनी से लड़ना मिले क्योंकि वे ज्यादा सहन कर सकती हैं और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बेहतर होती हैं। योमोगी को उसकी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती है कि उसके ये एक्सपेरिमेंट घिनौने हैं। तभी उनका अजीब सा बनाया हुआ एक प्राणी आता है जो कुत्ते, बंदर और तीतर का मिला जुला रूप है। तुजुबाकरी उसे अपनी सबसे बेहतरीन क्रिएशन कहता है, जबकि योमोगी मानती है कि वह बस भद्दा है। तुजुबाकरी बताता है कि यह उसका रिसर्च सैंपल भी है और एंटी ओनी हथियार भी। योमोगी उसे याद दिलाती है कि उनका काम लोगों को बचाना है, ना कि ऐसे डरावने प्रयोग करना। लेकिन तुजुबाकरी कहता है कि ओनी का खून बहुत खास चीज है और अगर वे इसे कंट्रोल करना सीख जाएं तो यह एजेंसी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वह यह भी सोचता है कि अगर इसके हीलिंग पावर को दवा में बदल दिया जाए तो वे बहुत अमीर हो सकते हैं। वह यह भी साफ कहता है कि इंसानों पर प्रयोग करना गलत है, लेकिन ओनी को वह इंसान मानता ही नहीं, इसलिए उन पर एक्सपेरिमेंट करना उसे ठीक लगता है। पास में छुपा एक छोटा ओनी बच्चा यह सब सुन रहा होता है और डर के मारे चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि खतरा टल गया, वह हल्की सी आवाज कर देता है और यही उसकी गलती बन जाती है। तुजुबाकरी तुरंत उसे पकड़ लेता है और लैब में ले जाने का फैसला करता है। योमोगी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसे बाहर कर देगी, लेकिन तभी खून की एक बूंद तुजुबाकरी के कपड़ों पर गिरती है। बस यही देखकर वह भड़क जाता है। वह बच्चे को मारने लगता है और कहता है कि उसे खून पसंद है, लेकिन अपने ऊपर नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं, क्या वे भी उन लोगों में थे जिन्हें उसने अभी मारा है। बच्चा डर के मारे कुछ नहीं बोलता, तो तुजुबाकरी उसे लाशों के बीच दिखाकर और डराता है और आखिर में उसे मार ही देता है। योमोगी ये सब देखकर अंदर से हिल जाती है क्योंकि तुजुबाकरी की ताकत बहुत खतरनाक है। उसके शरीर से निकलने वाली काली धुंध असल में एक तरह का बैक्टीरिया है जिससे वह हथियार बना सकता है और यहाँ तक कि लाशों को भी कंट्रोल कर सकता है। बच्चे को मारने के बाद वह अपने उस अजीब प्राणी को ओनी डंपलिंग खाने को देता है और आगे और शिकार ढूंढने निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ शिन और बाकी छात्र एक लंबी सुरंग से गुजर रहे होते हैं। नाइटो उन्हें बताता है कि इस इलाके कुछ दुकानों से इस गुप्त रास्ते का कनेक्शन है जो सीधे उनके बेस तक जाता है। जल्द ही वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं और उसके अंदर एक जगह दिखती है जो किसी पारंपरिक जापानी घर जैसी लगती है। छात्र हैरान रह जाते हैं जब नाइटो बताता है कि यही ओनी एजेंसी के क्योटो डिवीजन का हेडक्वार्टर है। तभी एक डॉक्टर कमरे से बाहर आता है। पहले तो वह अपने काम को लेकर चिढ़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वह नाइटो को देखता है उसका पूरा मूड बदल जाता है। वो खुश होकर उसका स्वागत करता है और उसके बाल भी ठीक करने लगता है।
जैसे कोई फैन हो। नाइटो तुरंत उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वह बंदा फिर भी खुश ही रहता है क्योंकि उसे रिजेक्शन की आदत है। शिन पूछता है कि ये अजीब आदमी कौन है, तो नाइटो बताता है कि ये क्योटो बेस की सपोर्ट यूनिट का कमांडर काया है और वे दोनों पहले साथ पढ़ते थे। लेकिन नाइटो के पास बातें करने का टाइम नहीं है, वो सीधे फ्रंट लाइन पर जाने का फैसला करता है। यह सुनकर शिन भी कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है। बाकी छात्र भी नाइटो के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें किया जैसा अजीब इंसान पसंद नहीं आता, लेकिन नाइटो उनकी एक नहीं सुनता। वो जाते जाते किया से कहता है कि इन बच्चों को जैसे चाहे इस्तेमाल करे। तभी नर्स आती है और किया को डांट कर अंदर भेज देती है कि वह अपना काम करे। नर्स छात्रों को भी देखती है और तुरंत कहती है कि उन्हें बदलना होगा क्योंकि यहाँ हर मदद की जरूरत है। सब जल्दी जल्दी असिस्टेंट नर्स बनकर तैयार हो जाते हैं और एक अस्थायी अस्पताल में पहुंचते हैं जहां दर्जनों घायल उन्हीं दर्द से करा रहे होते हैं। उसी वक्त एक और घायल लाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके दोनों पैर जा चुके होते हैं और शरीर पर कई जानलेवा चोटें होती हैं। ये देखकर शिकी डर जाता है। नर्स बताती है कि इस हालत में वो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट ही जिंदा रह सकता है। तभी किया मुस्कुराते हुए कहता है कि वे उसे मरने दें। शिकी तुरंत बोलता है कि ऐसे झूठे और लापरवाह वादे नहीं करने चाहिए। किया उसकी बात सुनकर खुश होता है और कहता है कि उसमें ईमानदारी और दया दोनों हैं, लेकिन फिर वह बताता है कि यहाँ वह मजाक नहीं है, वह सच में कुछ कर सकता है। वह फैसला करता है कि वह सबको दिखाएगा कि असली सपोर्ट काम कैसे किया जाता है। दूसरी तरफ त्सुबाकिरी और योमोगी एक और उन्हीं टीम को खत्म कर चुके होते हैं। अब बाकी उन्हें उनसे डरने लगे हैं। त्सुबाकिरी थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे किसी मजबूत दुश्मन से लड़ना था, लेकिन उसे सिर्फ कमजोर लोग मिल रहे हैं। लेकिन उसकी यह इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है क्योंकि तभी नाइटो वहां पहुंच जाता है और आते ही अपनी ताकत एक्टिव कर देता है। त्सुबाकिरी उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन नाइटो उसे खुश होने का मौका भी नहीं देता। वह सीधे अपनी खतरनाक अटैक चार्ज कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये भाग समाप्त होता है। अगले भाग के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।